जाति आखिर क्यों नहीं जाती के लेखों की श्रृंखला में आज हम जिस लेख के ऊपर चर्चा करेंगे वे इस श्रृंखला का अंतिम लेख है। और ये दरअसल लेख ना होकर मान्यवर श्री कांशीराम जी द्वारा दिया गया एक भाषण है जो उन्होंने प्रथम विश्व दलित सम्मेलन में दिया था जनता को एड्रेस करते वक्त। तो सीधा लेख की तरफ चलते हैं, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। लेख का विषय है जाति विहीन समाज की स्थापना, मान्यवर कांशीराम। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में प्रथम विश्व दलित सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में मान्यवर कांशीराम जी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले मैं आपको जाति विहीन समाज के निर्माण की दिशा में इस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन करने के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। मुझे दुख है कि पार्टी के कार्यों में अति व्यस्तता के कारण मैं इस अवसर पर दिए जाने वाले अपने भाषण को लिख नहीं पाया, लेकिन मैं सीधे ही आपसे मुखातिब हो रहा हूं। और इस भाषण को सुनने के बाद आपको ये लगेगा नहीं कि ये भाषण देने से पहले मान्यवर को ने कोई तैयारी नहीं की थी। आज तो ये मुझे लगता है बसपा में शायद ही कोई ऐसा वक्ता होगा जो बिना पढ़े हुए भी इतना बेहतरीन भाषण दे सकता होगा। उसमें पहला सब टॉपिक है जाति का विनाश। सन 1936 में लाहौर के जात पात तोड़क मंडल ने बाबा साहब अम्बेडकर से जाति विषय पर उनके लिखे गए निबंध को मंडल के अधिवेशन में पढ़ने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उस अधिवेशन में बाबा साहब अम्बेडकर को यह निबंध प्रस्तुत नहीं करने दिया गया। वह निबंध बाद में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया जिसका शीर्षक था एनहिलेशन ऑफ कास्ट, अर्थात जाति का विनाश। 1962-63 में जब मुझे इस पुस्तक को पढ़ने का मौका मिला तो मुझे भी महसूस हुआ कि शायद जाति का विनाश संभव है, लेकिन बाद में जब मैंने जाति व्यवस्था और जातीय आचरण की गहराई से अध्ययन किया तो मेरी सोच में परिवर्तन आने लगा। मैंने जाति का अध्ययन महज किताबों से नहीं किया बल्कि असल जिंदगी से किया है। जो लोग करोड़ों की संख्या में अपने अपने गांव छोड़कर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अब इस बात पर खासा ध्यान दीजिएगा कि मान्यवर कह क्या रहे हैं कि जो लोग करोड़ों की संख्या में अपने अपने गांव छोड़कर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता तथा अन्य बड़े बड़े शहरों में आते हैं वे अपने साथ और कुछ नहीं केवल अपनी जाति को लाते हैं। वे अपने छोटे छोटे झोपड़े, छोटी छोटी जमीनें और मवेशी आदि सब कुछ पीछे गांव में ही छोड़ आते हैं और केवल अपनी जाति को साथ लेकर ही शहर की गंदी बस्तियों, नालों, रेल की पटरियों के किनारे बस जाते हैं। अगर लोगों को अपनी जाति इतनी ही प्रिय है तो हम जाति का विनाश कैसे कर सकते हैं? इसलिए मैंने जाति के विनाश की दिशा में सोचना ही बंद कर दिया। आप लोगों ने जाति विहीन समाज की दिशा में बढ़ने के उद्देश्य से इस कन्वेंशन का आयोजन किया है। मेरा उद्देश्य भी एक जाति विहीन समाज की स्थापना करना है, लेकिन जाति कोई ऐसी चीज नहीं जिसे मात्र आपके चाहने भर से ही नष्ट कर दिया जा सके। जाति को नष्ट करना लगभग असंभव है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो अब वो आगे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि आखिर जाति क्या है और किस तरीके से इसकी खात्मे की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। अगला टॉपिक है जाति के निर्माण के पीछे एक विशेष उद्देश्य। जाति का निर्माण बिना किसी उद्देश्य के नहीं किया गया है, इसके पीछे एक गहरा उद्देश्य और स्वार्थ छिपा हुआ है। जब तक यह उद्देश्य अथवा स्वार्थ जिंदा रहता है जाति का विनाश नहीं किया जा सकता। अगर आप ब्राह्मणों अथवा सवर्ण जातियों को इस प्रकार जाति विहीन समाज की पुनर्स्थापना के लिए कन्वेंशन, सम्मेलन, विचार गोष्ठी आदि आयोजन करते हुए नहीं देखेंगे। तो बहुत बढ़िया एनालिसिस यहाँ पर वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये लोग दरअसल इसको खत्म ही नहीं करना चाहते, इसलिए इस तरह का किसी विचार गोष्ठी ये लोग करते ही नहीं है और ना ही इसमें शामिल होते होंगे। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि जाति का निर्माण इन्हीं वर्गों द्वारा अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया गया है। जाति के निर्माण के कारण केवल मुट्ठी भर सवर्ण जातियों को ही फायदा हुआ है और 85% बहुजन समाज को पिछले हजारों वर्षों की पीढ़ी दर पीढ़ी ही नुकसान होता रहा है और वे अपमान और शोषण का शिकार बनते रहे हैं। अगर जाति के निर्माण से सवर्ण वर्गों को ही फायदा होता रहा है तो भला वे इसके विनाश के लिए पहल क्यों करेंगे? इस तरह की कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन केवल हम लोग ही आयोजित कर सकते हैं क्योंकि हम जाति व्यवस्था के शिकार हैं। तो 100 बात की एक बात उन्होंने कह दी है। इसका फायदा पाने वालों को जाति के विनाश में कोई रुचि नहीं हो सकती, बल्कि वे तो जाति व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत देखना चाहते हैं ताकि जाति के आधार पर उन्हें मिलने वाली सुविधा भविष्य में भी जारी रहें।
तो आज की जो मौजूदा सरकार है उसकी मंशा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। क्यों हर चीज को तेजी से प्राइवेट किया जा रहा है, प्राइवेट में कोई आरक्षण नहीं है, सरकारी नौकरियां तेजी से खत्म की जा रही हैं, हर सरकारी महकमे को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। वो किस लिए? ताकि आरक्षण का आगे और कोई फायदा ना मिल सके। हालांकि वो अलग बात है कि आरक्षण का जो प्रावधान था, उसका जो चौथा चरण था, उसमें प्राइवेट में भी आरक्षण लागू करने की बात लिखी गई है। इस सभागृह में जो लोग बैठे हैं उनमें से अधिकांश शायद आज स्वयं परोक्ष रूप से जाति का शिकार न हों, लेकिन हम सभी का जन्म ऐसे लोगों अथवा समाज के बीच हुआ है जो कि जाति के शिकार है। इसलिए हमें जाति के विनाश की दिशा में सोचने की जरूरत है। तो मुट्ठी भर लोग जो अच्छी फैमिली, जिनको शुरू से ही पढ़ाई लिखाई से नाता रहा है, दलित परिवार भी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अच्छा कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं, उनके बच्चे शायद डायरेक्ट फॉर्म में इस जाति को न झेलते हों, या हो सकता है उन्हें तो इस बात का भी अंदाजा ना हो कि वो किस जाति से आते हैं। बहुत संभव है, लेकिन उससे ये सच नहीं झुटलाया जा सकता कि बहुत बड़ा तबका जो है इस देश का, वो जाति उत्पीड़न से डेली झेलता है। लेकिन जब हम जाति के विनाश की बात कहते हैं तो इसके लिए भी हमें सर्वप्रथम जाति के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा। जाति की अनदेखी अथवा उपेक्षा करके हम जाति का विनाश नहीं कर सकते। तो यदि आपको याद हो, पिछला लेख जो कृष्ण कुमार बीए जी का हमने पढ़ा था, जाति भेद और उसका अंत, उसमें कृष्ण कुमार जी भी यही बात कहते हैं कि सबसे पहले तो जाति के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा, और जातिवादी होने की जो पूरी एक्सप्लेनेशन है वो इसी चीज को लेकर उन्होंने दिया है। आप पिछले 2-3 एपिसोड या पिछला पूरा लेख सुन सकते हैं। हमारे अंदर जाति विहीन समाज का निर्माण करने की भावना हो सकती है, लेकिन इसके साथ भी सत्य है कि अभी निकट भविष्य में जाति के विनाश की भावना लगभग न के बराबर है। तो जब तक जाति का पूरी तरह से विनाश ना हो जाए तब तक हमें क्या करना चाहिए? मेरा यह मानना है कि जब तक हम एक जाति विहीन समाज की स्थापना करने में सफल नहीं हो जाते तब तक जाति का उपयोग करना होगा। अगर ब्राह्मण जाति का उपयोग अपने फायदे के लिए कर सकते हैं तो मैं उसका उपयोग अपने समाज के हित के लिए क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल सही बात है। पिछले ही एपिसोड्स में, 2 एपिसोड में हमने चर्चा करी जातिवादी के टैग को लेकर। तो वही बात यहां पर मान्यवर कांशीराम जी भी कह रहे हैं कि जाति को स्वीकार हमें करना होगा। अगर हम जाति विहीन समाज बनाना चाहते हैं, यदि हम जाति विहीन समाज की तरफ जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब कि हम जाति को स्वीकार करते हैं, और जातिवादी होना कोई बुरी बात नहीं है। सवर्ण करते हैं अपने फायदे के लिए तो उन्हें कोई जातिवादी नहीं कहता, वो खुद भी नहीं कहते। लेकिन यही जब अपने अधिकारों की बात कोई दमित शोषित व्यक्ति करता है तो उसको जातिवादी बोल दिया जाता है। ये हमने पिछले लेख में बखूबी एक्सप्लेन किया था। दोधारी तलवार, अगला टॉपिक। जाति एक दोधारी तलवार के समान है जो दोनों तरफ से टकराती है। अगर आज इसे एक तरफ से चलाएं, अपने हाथ को बाईं तरफ ले जाते हुए, या ये इस तरह काटती है। अगर इसे आप दूसरी दिशा में ले जाएं, हाथ को बाईं तरफ लहराते हुए, तो ये दूसरी तरफ काटती है, मतलब जिग जैग ऐसे करके। तो मैंने जाति को दोधारी तलवार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया है कि इसका फायदा बहुजन समाज को मिले और उच्च वर्ग को इसका फायदा पहुंचना बंद हो जाए। तो यहां पर मैं एक खास तौर से उल्लेख करना चाहूंगी, दूरदर्शन पे एक बहुत पहले सीरियल आया करता था, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। उम्मीद है आप में से बहुत लोगों को ये सीरियल याद होगा। उसमें मुझे याद है हैदर अली जब जंगल में अपने घोड़े पर बैठते हुए एक जगह पहुंचते हैं जहां एक पंडित जो है वो ध्यान मग्न होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो पंडित उनसे पूछते हैं कि आप ये दोधारी तलवार क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो बड़े फख्र से कहते हैं क्योंकि दोनों तरफ काटती है। तो वहां पर पंडित जी उन्हें दबे शब्दों में एक नेक सलाह देते हैं कि दोधारी तलवार का इस्तेमाल करने वाले को यह नहीं भूलना चाहिए कि इसकी एक धार हमेशा अपनी तरफ भी रहती है। तो यहां पर मान्यवर ने एक और तरीका बताया है दोधारी तलवार को इस्तेमाल करने का, जिससे धार दाएं और बाएं रहेगी, अपनी तरफ नहीं रहेगी।
बाबा साहब अंबेडकर ने जाति के आधार पर ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को उनके सामाजिक और राजनीतिक अधिकार दिलाए। जाति का सहारा लेकर ही उन्होंने 1931 और 32 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करवाई। लेकिन इस मुद्दे पर गांधी जी के आमरण अनशन के कारण इन वर्गों को पृथक निर्वाचन का अधिकार खोना पड़ा। नेक्स्ट टॉपिक, पृथक निर्वाचन। कई लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि जिस तरह बाबा साहब अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन के लिए संघर्ष किया, उसी प्रकार का संघर्ष आप क्यों नहीं शुरू करते। आज तक मैंने अपना 1 मिनट भी पृथक निर्वाचन के मामले में खराब नहीं किया है। अगर पृथक निर्वाचन अधिकार बाबा साहब अंबेडकर द्वारा ब्रिटिश शासन के दौरान भी संभव नहीं हो सका, तो आज ये मेरे लिए किस प्रकार संभव हो सकता है, जबकि देश में मनुवादी समाज के लोगों का राज है। आज यह एकदम असंभव है। तो आज का एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं और मैं चाहूंगी कि कमेंट सेक्शन में आप इस बाबत अपने अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें कि क्या पृथक निर्वाचन की मांग दोबारा उठाई जानी चाहिए, या मान्यवर कांशीराम जो कह रहे हैं कि यह असंभव है, आप भी उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं। तो कमेंट सेक्शन में हमें अपने मूल्यवान विचार जरूर दीजिएगा लिखकर। इसी के साथ आज्ञा लेती हूं। अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।